हेलो, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी। नमस्कार आप सभी को यहाँ पे जो भी उपस्थित हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी फ़िरोज़ खान जी का, इन सर का, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया। और उसके बाद मैं मेरी जो गुरु हैं डॉक्टर विमलेश शर्मा, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस मंच के बारे में अवगत कराया और मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं यहाँ आके अपनी बात को रख सकूँ और अपनी जो भी भावनाएं हैं उनको यहाँ व्यक्त कर सकूँ, और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर आजकल जो युवा पीढ़ी का दृष्टिकोण है उस पर भी अपनी बात रख सकूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले तो कि मैं एक ट्रांसपेरेंटली ट्रांस वुमन हूँ, यानी प्री ऑपरेशन ट्रांस वुमन हूँ। अभी तक मेरी कोई भी जिस्मानी तब्दीली नहीं हुई है, तो मैं एक प्री ऑपरेशन ट्रांस वुमन हूँ और अजमेर ज़िले से हूँ। और मेरा जब जन्म हुआ था तब से ही मैं एक संघर्ष का सामना कर रही हूँ, ये कह सकती हूँ, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर का जो जन्म होता है वह एक संघर्ष ही है, जीवन ही एक संघर्ष हो जाता है उनका। तो जब अभी मेरी इतनी आयु भी नहीं है और ना ही मैं अपने आप को पूर्ण तरह से किन्नर समुदाय का हिस्सा कह सकती हूँ, क्योंकि मैं एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रहती हूँ। और मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रहने के कारण मैं सिर्फ अपने आप को ट्रांस वुमन ही कहती हूँ, और वो भी मैं एक प्री ऑपरेशन ट्रांस वुमन हूँ। तो हम यहाँ बात करेंगे मेरे जीवन के बारे में। तो सबसे सर्वप्रथम जो मैं बात करना चाहूँगी वह ट्रांसजेंडर की परिभाषा पे बात करना चाहूँगी कि ट्रांसजेंडर की जो परिभाषा क्या है, मैं उस पर अपनी बात रखना चाहूँगी। क्योंकि आज के समय में कुछ लोग ऐसे ही हैं जिन्हें ट्रांसजेंडर की परिभाषा तक नहीं पता है, जिन्हें किन्नर की परिभाषा तक नहीं ढंग से मालूम है। और इसी के साथ साथ मैं औरों की बात छोड़िए, मैं मेरे परिवार को समझाने में असमर्थ रही थी कि ट्रांसजेंडर की परिभाषा क्या होती है, किन्नरी किस प्रकार ट्रांसजेंडर होते हैं। तो बात की शुरुआत करेंगे सबसे पहले ट्रांसजेंडर की परिभाषा से। ट्रांसजेंडर एक वह इंसान होता है जो बायोलॉजिकली या तो जन्म के वक्त मेल पाया गया हो, जिसे डॉक्टर ने या तो मेल करार किया हो, या डॉक्टर ने उसे फीमेल करार किया हो। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती है, या बड़ा होता है, उसकी पहचान उसके जिस्मानी अंगों से बिल्कुल ही उलट हो जाती है, क्योंकि उसकी रूह उसके जिस्म से मेल नहीं खाती है। और इसी कारण उसकी पहचान बिल्कुल अलग रहती है। और इसी ट्रांसजेंडर शब्द के करीब जो शब्द है वह है इंटरसेक्स, जो कि जिसका रेशियो तो बहुत ही कम है हमारे भारत देश में हर जगह पे, जिनका रेशियो 0.1 से 0.2 तक ही रहता है। इंटरसेक्स जिन्हें डॉक्टर जन्म के वक्त ही जिस्मानी किन्नर के रूप में करार कर देते हैं कि ये जिस्मानी तौर पे किन्नर है। और कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है और वह उन्हें बचपन से ही हिजड़ा और किन्नर जो भी कहना चाहते हैं उन्हें करार कर देते हैं। और कुछ लोग तो ये तक सोचते हैं कि जो किन्नर लोग होते हैं वे बिना अंगों के पैदा होते हैं। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं है कि कोई किन्नर या ट्रांसजेंडर जो भी है वो बिना अंगों के तो कोई पैदा नहीं होता। अंग सबके होते हैं। शारीरिक रूप से जो इंटरसेक्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल वेरिएशन पाए जाते हैं। सेक्सुअल वेरिएशन के कारण जन्म के वक्त ये साफ नहीं हो पाता है कि वह लड़का है या लड़की है। और इसी कारण डॉक्टर उनको जो सही लगता है वह उन्हें करार कर देते हैं, और परिवार भी उनकी परवरिश उसी रूप में करते हैं। और कई बार जन्म से ही उन इंटरसेक्स लोगों को, ट्रांसजेंडरों को सुपुर्द कर दिया जाता है ये कह के कि ये किन्नर है, जबकि उस समय साफ नहीं होता। जैसे कि सिमरन जी आई थी और उन्होंने ट्रांसजेंडर की बहुत ही अच्छी परिभाषा दी थी, और इंटरसेक्स की भी, कि जन्म से कोई जिस्मानी तौर पे किन्नर नहीं होता है। ये तो जब हमारी फीलिंग्स और हमारा शारीरिक विकास होता है, जब हमें मालूम पड़ता है कि हम क्या हैं। तो यही यहाँ तक की जो मेरी परिभाषा थी वह मैंने यहाँ तक अपनी रखी परिभाषा जो मैं जानती हूँ और जो कि सबको जानना चाहिए, और मैं चाहती हूँ हर इंसान इस सही परिभाषा से अवगत हो। इसके बाद मैं अपने जीवन के ऊपर थोड़ी वार्तालाप करना चाहूँगी। जब मेरा जीवन जो मैं बचपन में जो मैं अपने घर में मेरी बहन के बाद एकमात्र ही लड़का थी और संतान थी, तो मेरे जन्म के वक्त मेरा लिंग पुरुष बताया गया। और
साधारण सी बात है, घर के लोग बहुत ही खुशी होते हैं कि जो हमारे घर में एक किन्नर पैदा हुआ है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक लड़का पैदा हुआ है। तो बहुत ही लोग इनको परिवार के लोगों को बहुत ही प्रसन्नता हुई इस बात पे, लड़का पैदा हुआ है। और लोगों को जब पुरुष पैदा होता है तब बड़ी ही प्रसन्नता होती है, चाहे वो लड़की हो, उससे भी नहीं होती जितनी ज़्यादा प्रसन्नता उन्हें लड़के के होने से होती है। और कहीं एक इंटरव्यू में मैंने ये भी देखा था कि परिवार के लोग तीसरी उम्मीद की तो आशा ही नहीं करते हैं कि पुरुष और स्त्री के अलावा तीसरी धारणा भी हो सकती है। वो बच्चे के थोड़ा बड़ा होने तक का इंतज़ार नहीं करते हैं। ऐसे परिवार लोगों को थोड़ा समय देना चाहिए। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर सीधा यही पूछते हैं कि हमारे क्या हुआ, लड़का हुआ या लड़की हुई। कोई ये तीसरी उम्मीद नहीं रखता है कि हमारे किन्नर भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ऐसे में बच्चे के जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाए, जब तक वो अपने हाव भाव ना व्यक्त कर दे, तब तक परिवार को ये नहीं तय कर देना चाहिए कि उसकी पहचान क्या है। अब मैं मेरे जीवन की बात करती हूँ। जब मैं पैदा हुई तो मेरी शारीरिक पहचान के तौर पे मुझे लड़कों जैसा बोला गया और मैं लड़के जैसे मुझे पाला पोसा जा रहा था। जब मैं पहली दूसरी क्लास में थी, जब मैं अजमेर के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा करती थी, उस समय से ही मैं पहली कक्षा में थी और उस समय मुझे इतना अपने बारे में मालूम नहीं था और ना ही मुझे किसी के बारे में इतनी जानकारी थी कि मैं ऐसी क्यों हूँ। क्योंकि मेरी जो चाल थी वो बचपन से ही एक स्त्री की तरह थी। और मैं जहाँ भी मेरी चाल थी, जो मैं चलती थी, जैसे हाव भाव में व्यक्त करती थी, ऐसे करना, तो वो सब कुछ ही मेरा स्त्री जैसा बचपन से ही था। पहली कक्षा की बात कर रही हूँ। उसके बाद पहली और दूसरी कक्षा में थी, जब से ही मैं मतलब जो स्त्रियों के, लड़कियों के खेल हैं वह खेला करती थी। चाहे घर घर खेलना हो, चाहे अपना कमरे में बंद होकर दुपट्टा डाल लेना हो या साड़ी की तरह उसको लपेट लेना हो। तो ये मेरी बचपन से ही फीलिंग हुआ करती थी। उसके बाद में आई तो मैं तीसरी कक्षा में अजमेर से जयपुर चली गई थी। उस समय भी जो है मैं एकदम स्त्री जैसे व्यवहार करती थी और स्त्री जैसे ही खेलती थी, लड़कियों के साथ उठती बैठती थी। लड़कों की टोली मुझे बिल्कुल भी नहीं भाती थी, मैं उनके साथ नहीं खेला करती थी। और उसी वक्त तीसरी कक्षा में मेरे साथ एक घटना घटी। शायद इसलिए घटी क्योंकि मैं और बच्चों से थोड़ी अलग थी। जब हम शाम को बच्चे सभी खेला करते थे, तब हम किसी की छत पे खेल रहे थे एक समय, तो वहाँ मेरी पहचान शायद इतनी अलग दिखती थी उन लोगों को कि एक 12वीं कक्षा में एक लड़का पढ़ता था। मैं जब तीसरी कक्षा में थी, जब से मेरे साथ गलत कृत्य किया, मतलब उसने अपनी हवस को मिटाने के लिए मेरे साथ गलत वार्तालाप की और गलत कृत्य मुझसे करवाए, जिन्हें मैं व्यक्त भी नहीं कर सकती हूँ। तो आप ये देखिए, मेरी उस उम्र में ही, जब मैं तीसरी कक्षा में थी, जब से ये लोगों ने मुझे आंकना शुरू कर दिया। और इसी कारण, क्योंकि मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी और कुछ लोगों को बता नहीं पाऊँगी, इसलिए उस लड़के ने भी अपनी बात आसानी से रख ली और मेरे साथ ऐसा गलत कृत्य कर दिया। उसके बाद नहीं बताई थी और ना ही मैं इस बारे में कभी चर्चा की थी। उसके बाद मैं फिर से यहाँ अजमेर आ गई थी और लगभग चौथी कक्षा में जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। और उसी के मेरा जो परिवार है, मैं मध्य वर्गीय परिवार से हूँ। और मैंने जो यहाँ पे आने के बाद, जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया, उसके बाद यहाँ पे मेरे जो दादा दादी हैं वही मेरा पालन पोषण करते थे और अभी भी वह कार्य करते हैं। तो अब आप देखिए, यहाँ पे चौथी कक्षा में जब मैं आ गई, तब मुझे सबसे पहले सर्वप्रथम जो हिजड़ा शब्द है उसका ज्ञान चौथी कक्षा में हुआ। चौथी कक्षा में जब मेरे ही परिवार के एक सदस्य ने मेरी चाल पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि इसकी चाल तो हिजड़ों जैसी है, ये तो हिजड़ों जैसे चलता है। उस समय जब मैं बच्ची थी, मुझे ये तक मालूम नहीं था कि लिंगों की क्या परिभाषा होती है, स्त्री पुरुष और किन्नर समुदाय या ट्रांसजेंडरों के प्रति मुझे कोई ज्ञान भी नहीं था। उस समय मेरी पहचान हिजड़ा साबित कर दी उन्होंने और कह दिया चाल तो हिजड़े जैसे चलता है, तो हिजड़ा है। और उसके बाद
वो जिन सदस्य की मैं बात कर रही हूँ कई बार ऐसा कहते थे कि आपके पास क्या प्रमाण है कि आप लड़के हो, क्योंकि उस समय मुझे लड़के जैसा ही रहना पड़ता था। मैं भी नहीं जानती थी कि मैं क्या हूँ। तो उस समय उन्होंने मेरी पहचान को लड़का ही होते हुए भी ये बोला कि आपके पास क्या सबूत है कि अब जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, 5वीं कक्षा में आई और जब ये सब हो रहा था, तो अब स्कूल का दौर शुरू हो रहा था। स्कूल के दौर की बात करूँ तो 4वीं-5वीं तक तो बच्चों को भी इतनी जानकारी नहीं होती है कि वह किसी की 4वीं-5वीं कक्षा में तो बिल्कुल बच्चों को भी जानकारी नहीं होती है कि हम क्या हैं। बच्चों में भी ये ज्ञान नहीं होता है। तो वो उस समय तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि लोग मेरी परिभाषा को या मुझे जान पा रहे हैं, बच्चे मुझे जान पा रहे हैं अभी, क्योंकि बच्चे नहीं जानते थे। मेरा संघर्ष असली में जो स्कूली और कॉलेज की कक्षा में शुरू होता है कि जो समाज ताना मारता है, लोग ताने मारते हैं, वह शुरू हुआ 6ठी कक्षा से। और 6ठी कक्षा से मैंने ताने झेलने शुरू किए। 6ठी कक्षा से मुझे बहुत सारे नाम मिले जो मेरी चाल पे थे, जो मेरे हाव भावों पे थे, जो कि मेरे आचरण पे थे। मुझे, क्योंकि मैं बहुत ही शर्मीली थी और उस समय मैं लोगों से इतनी नहीं बात करती थी, और ख़ास तौर से पुरुष वर्ग से। तो उस समय से, जब मैं 6ठी कक्षा में थी, जब से मुझे मेरे ही कक्षा के विद्यार्थियों ने मीठा, गुड़, मामू, छक्का, हलवा पता नहीं क्या क्या ऐसे संज्ञाएं देनी शुरू कर दी। और इतनी सारे नाम जो मुझे मिले, उसको देख के मैं चकित रह गई कि ये कैसे नाम हैं और ये नाम मुझे क्यों मिले हैं। ये तक मैं नहीं जानती थी कि नाम मुझे क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत आगे तक जाने के बाद समझ पाई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और समाज में जब चलती तब भी ये नाम मिलता है, मीठा, गुड़, मामू, चक्का। तो ये एक नाम क्यों मिल जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आया था उस समय भी। और ये जो संघर्ष था, मैं 6ठी कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक की बात करूँ या फर्स्ट सेकेंड ईयर तक की बात करूँ, तब तक मुझे ये नाम बहुत ही आम थे मेरे लिए। और जब मैं ये नाम जब मैं अपने नाम ये मुझे नाम मिले, तब मुझे बहुत ही अजीब लगता था कि ये नाम मुझे क्यों मिल रहे हैं। और माफ़ कीजिए, आवाज़ कम आ रही है तो। और जब मैं 6ठी कक्षा से थी, जब से मुझे नाम मिलना शुरू हो गए, और इन नामों के ऊपर मैंने कभी गौर तो बहुत किया कि मुझे क्यों बोला जा रहा है, परंतु मैं इनका सही अर्थ नहीं समझ पाई। ना ही मैंने कभी घर पे आके अपनी बातों को यहाँ पे लोग घर वालों के सामने रखा कि लोग मुझे समाज में ये कहते हैं, लोग मुझे समाज में वो कहते हैं। घर में भी मेरी एक अलग ही प्रतिक्रिया रहती। यदि मैं कभी गलती से बिंदी लगी रह जाए या चूड़ी पहनी रह जाए, तो उस विषय में मेरी डांट पड़ जाती थी। और जब समाज ने मुझे ये नाम दे दिए, तब मैं उन नामों के साथ जीने लग गई, क्योंकि उन नामों का विरोध करने की शक्ति मुझ में थी ही नहीं। और मैं उन नामों के साथ जीने लग गई, और वो है नाम जो लगभग हर कक्षा में मुझे मिलते जा रहे थे, हर कक्षा में। और मैं इनका विरोध नहीं कर पाती थी उनके समक्ष। मेरे में इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं उनके समक्ष इनका विरोध कर सकूं, या फिर मेरे परिवार में आके ये बात रख सकूं कि आप मुझे स्कूल में ये नाम दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं। मैं इनको बोलने में बहुत ही असमर्थ थी। मैं रोती थी। मैं रात भर 6ठी कक्षा से लेके छठी कक्षा से लेके देखिए तो 12वीं कक्षा तक तो मैं इतना रोती थी, रात भर रोती थी, क्योंकि मेरे में इतनी बेक्षमता नहीं थी कि मैं सबके सामने खुल के रो सकूं। ये तक आज़ादी एक किन्नर को नहीं होती कि वह खुल के अपनी बात को रख सके। और मैं 6ठी से लेके 12वीं कक्षा तक चुप के रात को अकेले में रोती थी, और अपनी जो वार्तालाप होती, जो भी मेरे साथ दिन भर में हुआ होता, तो मैं वहाँ पे ईश्वर के सामने जाके रोया करती थी। मैं किसी मनुष्य के सामने नहीं रोया करती थी, और ना ही मैं अपने आप को कभी इतना कमज़ोर दिखाती थी कि मेरे साथ ये घटना हो रही है। ना ही मेरे परिवार के सदस्यों को मैं दिखाती थी कि मुझे समाज में ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है, क्योंकि यदि मैं उनको भी बताती तो वह भी मेरे ही आचरण पर उंगली उठाते, और अगर मैं वहाँ पे उनको बता देती तो मेरे आचरण पर उंगली उठाते, और मैं शायद आगे नहीं बढ़ पाती। उसी समय से मैं छूट जाती, क्योंकि
बहुत सब जगह ये होता है कि जब ऐसा होता है ट्रांसजेंडरों के साथ, जब उनको स्कूल के दौरान चिढ़ाया जाता है, जब वे अपनी शिक्षा वहीं छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम रुकेंगे और रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते के ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो हम अपनी डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर उस डेस्टिनेशन पे मैंने ये ठाना था कि अभी जो मेरे साथ हो रहा है वो शायद बाद में ना हो, शायद ये मेरी प्रवृत्ति ऐसी है, शायद एक समय आने के बाद, थोड़ी बड़ी होने के बाद मैं भी लड़कों जैसी हो जाऊंगी, मैंने ये सोचा था। और परंतु मेरे को कहीं भी परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। मैं बस ईश्वर के सामने रो लेती थी, घर वालों के सामने रो नहीं सकती थी। तो वहाँ मैंने एक लगभग में, जब मैं 8वीं कक्षा में थी, जब मैंने मानवी बंदोपाध्याय, जो भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर कॉलेज प्रिंसिपल है, उनका इंटरव्यू पढ़ा। तब मुझे ये ज्ञात हुआ कि यह स्थिति मेरे जीवन में इसलिए हो रही क्योंकि मैंने उसमें यह पढ़ा कि वह स्त्री से, सोमनाथ से किस तरह से मानवी बनी। और मैंने जब उनका वह इंटरव्यू पढ़ा, जब मैं समझ पाई कि शायद मेरे जीवन में भी यही घटनाएं घट रही, जो उनके साथ हुआ वही यहाँ मेरे साथ हो रहा है। और मैंने ये पढ़ा कि वो सोमनाथ से मानवी बनी, उन्होंने सर्जरीज कराई और उन सर्जरी से वह एक स्त्री बन गई पूर्ण तरह से। तो मैंने उस बारे में, उस समय मोबाइल वगैरह तो नहीं हुआ करते थे, न्यूज़पेपर में ही मैंने वह सब बातें पढ़ी। और तो मैंने जो भी था उस बात पे ये गौर कर लिया कि शायद मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ, जिस तरह से इन्होंने किया मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने इस विषय में ज़्यादा नहीं जान सकती थी, क्योंकि वो सिर्फ इन मानवी बंदोपाध्याय जी के बारे में जो भी आया था वो अखबार में आया था। उस समय मोबाइल नहीं था कि मैं किसी से इंटरेक्शन कर सकूँ या उनसे कांटेक्ट कर सकूँ। तो जो होता गया जीवन में, धीरे धीरे ये सब चीज़ें होती रही और नाम और अलग अलग नाम में पाती गई समाज से, और उन नामों के जरिए आगे बढ़ती गई। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई को कभी नहीं रोका। मुझे पता था कि लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मेरी चाल पे मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे रूप को देख के हंस रहे हैं कि मैं कैसी हूँ। लेकिन अगर मैं वहाँ अपनी पढ़ाई छोड़ देती तो मैं शायद आगे नहीं बढ़ पाती, और मैं किन्नर समुदाय में भी नहीं जुड़ी, और मैं चलती गई। जो हो रहा था उसे 12वीं कक्षा तक मैंने कोई भी आवाज़ नहीं उठाई। उसके बाद जब मैं कॉलेज वगैरह, मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं 12वीं कक्षा में हमारा फेयरवेल हुआ था, तब उस समय जो दूसरे जो संकाय के जो विद्यार्थी होते हैं, मैं आर्ट्स से हूँ, और वो जो बच्चे थे साइंस वाले, उनके सामने उन्होंने मेरा आके इस तरह से उपहास उड़ाया फेयरवेल वाले दिन, ये कह के कि इसके साथ भी फ़ोटो खींचनी है क्या। और क्योंकि वो सभी लोग, इससे लड़कियां जो थी वह फ़ोटोएँ खींच रही थी, और वो जो लड़के थे उनके साथ ग्रुप में जो खड़े फ़ोटोएँ खींच रहे थे, तो उन्होंने मुझे पास में बुला के बोला इसके साथ भी फ़ोटो खींच के। और उन्होंने इतना गंदा मुँह बनाया है जिसकी मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना बुरा लगा होगा कि क्यों मेरे में ऐसा क्या है जो मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने में उनको हड़बड़ाहट हो रही थी। उनको ऐसा मुझे बहुत बुरा लगा उस समय। परंतु मैं बुरा लग के भी क्या कर सकती थी, किसी को बताने की तो थी नहीं, ऐसा स्थितियाँ ही ऐसी नहीं थी कि मैं किसी से अपनी बात रख सकूं। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गई, मैंने यहाँ के और मैं 12वीं कक्षा में 80% से सफल हुई, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी मेहनत रंग ली, क्योंकि मेरा ऐसी स्थितियों में पढ़ाई में भी ध्यान कम रहता था। फिर भी मैं 80% लाके 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुई, और उसके बाद मुझे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो अजमेर का महाविद्यालय, उसमें एडमिशन मिल गया। और वहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू कर दिया। तो वहाँ भी कॉलेज में ऐसा होता था कि मैं जिस तरह से जाती थी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक भी मैंने अपनी सच्चाई को बहुत ही लोगों के सामने लेट रखा। लोगों ने तो मेरी सच्चाई को नाप ही लिया था, लेकिन मैंने अपनी सच्चाई अपने मुख से कभी अभी तक नहीं कबूली थी, जब तक मैं फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आ गई। तो वहाँ मैं जब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आई, तो वहाँ भी मेरे पीछे से ये कमेंट होता था कि कैसा है ये, मीठा है ये तो, और ये तो मीठा है, और है ना, मतलब कुछ भी जो भी बात होती थी उसमें मतलब मेरे कानों में वो शब्द मीठा तो पड़ ही जाता था। आप युवा पीढ़ी की दृष्टिकोण को देखिए कि किसी के बारे में बिना जाने उसको मीठा, गुड़, मामू, छक्का, जो मन में आता है
वही करार कर देते हैं और लोगों की जो भावनाएं हैं उनको जानने में बड़े कोई भी इच्छुक नहीं है। उन्होंने मेरी चलो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक भी मैंने सहन किया। और अब परिवार में जब आप देखिए, जब एक पुरुष बड़ा होता है तो उसकी शादी की बात उठने लगती है। और उस समय भी मेरे साथ यही हुआ कि मेरे घर वाले सारे दिन भर यही बातें करते कि उसकी शादी होएगी तो ऐसा होएगा, इसकी शादी होएगी तो वैसा होएगा। तो मुझे वो बात तो बहुत ही चुभती थी, दर्द देती थी कि मेरी शादी कैसे हो सकती है, मैं तो पुरुषों में रुचि रखती हूँ, स्त्रियाँ तो मुझे पसंद ही नहीं है। तो वहाँ जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक मैं सहन करती गई, लोगों के ताने भी सहन करती गई। उसके बाद फिर भी मैंने पढ़ाई को नहीं रोका कि मैं अपनी पढ़ाई जो भी होता, मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी होता उसे सहन करके आंखें मूंद के घर पे आके भले ही रात में रो लेती थी, लेकिन मैं अपना दर्द किसी को बयां नहीं करती थी और अपने दर्दों को कहीं भी नहीं रखती थी और ना ही अपने दर्दों को बयां करती थी, ना ही परिवार से, ना ही घर से, सिवाय ईश्वर के मैं किसी और से अपने दर्दों को नहीं व्यक्त करती थी। और उसके बाद लगभग 2018 की बात है और 2018 के अंदर ऐसा हुआ कि मैंने डॉक्टर मानवी बंदोपाध्याय जी का किसी तरह नेट से कांटेक्ट निकाला कि वो एक लेक्चरर हैं और मुझे उनका कांटेक्ट गूगल पे प्राप्त भी हुआ। और 2018 में मैंने उनसे बात की, उनके बारे में जाना। पहले तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि उन्हें लगा कि मैं रिपोर्टर हूँ, शायद उनसे सवाल जवाब करने के लिए ट्रांसजेंडर बनने का दिखावा कर रही हूँ। लेकिन वो थोड़ी देर में मैंने अपनी बात रखी और अपनी पहचान को साबित किया। तब उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा जो भी हो, आपको हमेशा अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी, क्योंकि उनके साथ भी वही घटनाएं हुई, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। और उन्होंने कहा कि कभी भी अपनी पढ़ाई, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, पढ़ाई से उन्होंने यही कहा था कि उच्च शिक्षा, आपको हायर एजुकेशन होगी तो हायर लाइफ में आप आगे बढ़ते रहोगे। उसके बाद जब मैंने ये बात करी तो तब मुझे थोड़ी सांत्वना मिली कि हाँ, कि मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है, लोगों के कमेंट को मैं इग्नोर करती गई, उनकी हर बातों को इग्नोर करती गई, क्योंकि मैं सत्य हूँ और मुझे अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए मैं आगे बढ़ती गई। और उसके पश्चात ही ऐसा मौका आया 2018 में, मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के भी इंटरव्यूज़ देखे बहुत सारे यूट्यूब पे, और मैं उनको देख के बहुत इंस्पायर हुई। और अब मैंने ये तो सोच लिया कि मैं पढ़ाई तो करूँगी, पढ़ाई तो ज़रूर करती रहूँगी, लेकिन अपनी सच्चाई के साथ अब आगे बढ़ूँगी। अब मैं इस पुरुष रूप के अंदर जो है वो नहीं रहूँगी। और 2018 में मैंने अपनी सच्चाई सबके सामने रखी। मेरे घर वालों ने उस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनको लगता था ये मेरा भ्रम है और ये मेरी सोच है, और ये मैंने जो भी सोचा है अपने मस्तिष्क से बना के सोचा है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है उनको, क्योंकि ट्रांसजेंडर की परिभाषा ढंग से मालूम नहीं है उनको, किन्नर समुदाय की जो परिभाषा ढंग से मालूम नहीं है। तो उन्होंने मुझे यही कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा मन का भ्रम है, और है ना, हम एक वक्त आएगा तुम्हारी शादी कराएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत बुरा लगा कि किसी को मेरी परवाह नहीं है, उन्होंने मेरी बात को समझा नहीं, उससे पहले ही ये कह दिया कि हम तुम्हारी शादी करा देंगे और तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं है, तुम्हारा भ्रम है, और ये सब कुछ उन्होंने कहा। और कॉलेज, फिर मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा क्यों होने लग गया। और कॉलेज में मैंने थर्ड ईयर में थी जब से, मैं ये कहना चाहूँगी कि कविताओं ने मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और एक कविता के माध्यम से मैंने अपनी कॉलेज में सच्चाई रखी मेरे गुरु शिक्षकों के सामने। और उन्होंने मैं कहना चाहूँगी, मेरे कॉलेज के गुरु जो हैं, मैं अंग्रेजी साहित्य से एमए कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, तो वहाँ पे जो मेरे गुरु हैं वो मेरी तृतीय वर्ष, जब मैं थर्ड ईयर में थी बीए फाइनल के, तब से ही मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, और उन्हें मेरी पहचान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब मेरे गुरुओं को वो मुझे मंच दे रहे हैं, मेरे सहपाठियों को जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं, मैं आगे बढ़ूँगी। लोगों का, जो कुछ लोग हैं जो चलते हैं वो तो चलते रहेंगे। और ऐसा भी हुआ कि जब मेरे परिवार ने मुझे नहीं समझा कि मेरी सच्चाई क्या है, मैं धीरे धीरे लिपस्टिक लगा के कॉलेज जाने लगी, दुपट्टा ओढ़ के कॉलेज जाने लगी, सिर्फ दुपट्टा जीन्स के ऊपर। तब वहाँ पे कॉलेज में भी ऐसा हुआ कि कई लोगों ने मुझे चिढ़ाया कि क्या है,
कैसा है, ये क्या है, कुछ समझ नहीं आया उनको। तो वहाँ मैं डरी नहीं हूँ। वहाँ जब मैं अपना अस्तित्व को धारण कर लेती हूँ, या फिर जब मैं अपने रूप में आ जाती हूँ, जो जो भी मेकअप वगैरह करने के बाद, तो मैं लोगों से डरती बिल्कुल नहीं हूँ। तो मैंने उनको उनको पहली बार जब ऐसा हुआ कि मैंने पलट के जवाब दिया, और उनकी सबकी बोलती बंद करने में मैं सफल रही कि मैं अब नहीं डरती हूँ लोगों से। पर मेरा परिवार जो था वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं था, और वो समय मेरे लिए बहुत ही कठिन रहा कि मैं परिवार को समझा के थक गई। लेकिन समझी, मैं फिर रात को रोती थी बैठ के कि कोई क्यों समझ नहीं पा रहा है मेरी परिभाषा को। मेरा परिवार ही मुझे नहीं जान पा रहा है कि क्या सिर्फ एक पुरुष होने से ही परिवार प्यार करता है, या फिर एक पुरुष हो तो ही आप कुछ हैं। या मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि माता पिता क्यों स्वार्थी हो जाते हैं जब इंसान किन्नर हो। वैसे तो माता पिता भगवान के समान होते हैं, लेकिन जब वही उनकी संतान अगर किन्नर हो तो माता पिता स्वार्थी हो जाते हैं कि हमें तो वो लड़का ही चाहिए, समाज का भय है। हम समाज का भय क्यों रखते हैं? समाज का भय रखने की तो कोई बात ही नहीं। अगर समाज की हमारी बदनामी होगी। आप यहाँ कोई जीवन भर रहने नहीं आए हैं, कुछ साल ही रहना है। जीवन तो एक दिन समाप्त सबका हो जाएगा, ये शरीर यहीं मिल जाएगा, और रूह, जो हमारी रूह है, वह जाएगी ऊपर, वह परमात्मा से मेल खाएगी, हमारी आत्मा। तो हम जब हमारी आत्मा परमात्मा से मेल खा रही है तो हम शरीर के पीछे क्यों भाग रहे हैं? मेरी भावनाओं को समझिए। मेरे परिवार वालों ने कहा कि ऐसा क्यों है, क्या तुम नारीवाद कैसे एंजॉय कर सकती हो, क्या तुम्हें पीरियड्स आते हैं, क्या तुम नारीवाद एंजॉय ही नहीं कर सकती? ऐसे उन्होंने धारणा बना दी। मैं क्या कर सकती हूँ वो आप नहीं बता सकते हैं, और मैं क्या हूँ वो भी आप नहीं बता सकते, क्योंकि एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी आप चूज़ ही नहीं कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी वह खुद चूज़ करेगा कि वह क्या है, क्योंकि जेंडर बॉडी में नहीं होता है। हम सेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम जेंडर की बात कर रहे हैं, और जेंडर जो होता है वो माइंड में होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता है जेंडर। तो मैं उनको समझाती गई। जिनको समझना आ रहा है, नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता चला कि उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मैंने तृतीय वर्ष से ही अपने दस्तावेजों के अंदर तृतीय लिंग भरना शुरू कर दिया, क्योंकि कॉलेजों में ये हमें अवसर प्रदान होता है कि हम स्त्री पुरुष के अलावा अब तृतीय लिंग भी भर सकते हैं, और मेरे कॉलेज में ये अवसर था। तो मैंने तृतीय वर्ष से ये शुरू कर दिया भरना। और एमए में आई जब भी मैंने अपना जो लिंग था ट्रांसजेंडर चूज़ किया, और एडमिशन फ़ीस वगैरह में भी छूट मिलती है अब तो। और उसके बाद उन्होंने मेरी जो कॉलेज में, तो मैं जिस रूप में थी अब इस रूप में, जैसे मैं अभी आपके सामने हूँ, उस रूप में जाने लगी। लेकिन परिवार को समझाने में असमर्थ रही, और ऐसा भी हुआ कि मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया गया, मुझे भी ना बताया, मैं नहीं जानती थी। मुझे ये कहा कि हम तुझे शूज़ दिलाने के लिए लेके जा रहे हैं, और शूज़ दिलाने के बहाने उन्होंने ऐसा किया कि मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। और जब वो मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले गए तो मैं अचंभित रह गई कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, यहाँ क्या शूज़ मिलते हैं क्या डॉक्टर के पास। वो तो वहाँ उन्होंने वार्तालाप की, और वो डॉक्टर भी ऐसा, क्या बताऊँ आपको, कि ना मेरी बात ढंग से समझा पा रहा है, ना उनकी बात मुझे ढंग से समझा रहा पाए। वो दोनों तरफ खेल रहा, वो ये नहीं बता रहा था कि इंसान है क्या। वो परिवार, वो तो ये मुझे ज़्यादातर वो, क्योंकि मेरे परिवार वालों को जानता था, तो वो मुझे ये उकसाने की कोशिश कर रहा था कि मैं पीछे हट जाऊँ इस कदम से। तो मैंने उन्हें ये कहा कि मैं घर छोड़ दूँगी, मैं किन्नर समुदाय का हिस्सा बनने को तैयार हूँ, लेकिन मैं एक पुरुष जीवन में पूरा जीवन व्यापन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ मैं उसी के साथ रहूँगी। और मैंने जब और मैंने ये भी कहा कि मैं घर छोड़ने के लिए भी एक बार तैयार हो गई थी कि मैं किन्नर समुदाय के अंदर चली जाऊँगी, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे। तो उसके बाद से मेरा परिवार थोड़ा शांत बैठा है कि मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठा लूँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ ही रहूँ इस घर में। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मेरी बड़ी बहन है, तो उसकी शादी नहीं हो जाती है जब तक मैं इंतज़ार करूँ, उसके बाद ही अपनी जिस्मानी तब्दील कराऊँ। तो मैंने उसके तो ठीक है, मैंने भी हाँ कर दिया कि ठीक है मैं बाद में करा लूँगी। और उन्होंने यही कह दिया कि जो तुम अपने मुकाम पे हासिल करोगी उसी के बाद तुम अपनी जिस्मानी तब्दील करा लेना अपने दम पर। तो मैं भी इस बात के लिए मान गई, और अब मैं यहाँ रह के पढ़ाई कर रही हूँ, और मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रहती हूँ। और क्योंकि यहाँ के जो किन्नर समुदाय के लोग हैं उनसे मेरा ना ही कोई ख़ास मतलब मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, और ना ही वो मुझे जानते हैं। और यहाँ आसपास के जो लोग हैं वह आज भी ये सोचते होंगे कि मैं
पुरुष हूँ, क्योंकि मैं ना ज़्यादा बाहर जाती हूँ। मैं जाती हूँ तो अपने कार्य से जाती हूँ, पढ़ने जाती हूँ तो मैं अपने रूप में ही जाती हूँ, ट्रांसजेंडर रूप में ही जाती हूँ। लेकिन परिवार वालों को ये बात मतलब थोड़ी बहुत आज भी खटकती है, और अभी भी उनके नज़रों में तो वो तो मुझे पुरुष ही मानते हैं, जो मानते रहेंगे, मुझे नहीं पता कब तक मानते रहेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरा ये सपना है कि मैं एक प्रोफेसर बन सकूँ इंग्लिश लिटरेचर की, और अपना जो ट्रांजिशन है उसको पूरा कर सकूँ, क्योंकि मुझे और किसी से यहाँ पे उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि जो मेरे लिए कुछ कार्य करे। और उसके बाद मेरे परिवार को जितना मैं समझा सकती थी, और वो मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के पास ले जा रहे हैं, वो भी छूट गया एक दौर के बाद, क्योंकि मैंने भी जब ये कह दिया कि मैं घर छोड़ दूँगी ये फालतू की हरकतें करने की वजह से, तो उन्होंने ये बात को, और मैं आ रहा है कि अपनी आज आपके सामने मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रह के ये बात रख रही हूँ। और मैं मतलब रोज़ कॉलेज जाती हूँ, मैं कभी कॉलेज जाना नहीं छोड़ती, लोग बात ताने मारेंगे या कुछ, और तो मैं जाती रहती हूँ। और उसके बाद अब आप ये देखिए कि परिवार को समझाने में मैं असमर्थ रही, अभी भी असमर्थ हूँ, उनकी नज़रों में आज भी पुरुष हूँ। अगर वो किसी को बताते हैं तो वो मुझे मेरी पहचान पुरुष ही बताते हैं, क्योंकि और जो शादी ब्याह होते हैं, घर के जो शादी ब्याह होते हैं, उनमें मैं कभी भी नहीं शामिल नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ बखूबी कि मैं अगर उनमें उनमें शामिल होंगी तो मेरा किसी ना किसी प्रकार मजाक उड़ जाएगा, क्योंकि मुझे वहाँ पुरुष रूप में जाना पड़ेगा, और मैं पुरुष रूप में अब कहीं नहीं जाना पसंद करती हूँ। इसलिए मैं अपने घर में रहती हूँ, अपनी शिक्षा से संबंध रखती हूँ, और मेरे दोस्तों से मिलती हूँ जो मुझे जानते हैं। मैं कहना चाहूँगी मेरे दोस्त लोग जो भी अभी शिक्षक हैं, उनका मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, और उन्होंने मुझे हमेशा सराहा है, कभी उन्होंने मुझे नीचा नहीं दिखाया है। तो और कविताओं के माध्यम से, जब मैंने कविताएं रखी थी तो उसके माध्यम से मैंने अपने मेरे शिक्षकों को भी अपनी सच्चाई बताने में सफल रही। अब परिवार के लोग क्या समझते हैं, अब वो जो स्कूल टाइम में जो मेरे मित्र तो थे ही नहीं कोई, जो स्कूल समय में मेरे जो अलग संकाय के जो विद्यार्थी हुआ करते थे, या फिर जो भी पुरुष वर्ग थे, या फिर बहुत से ऐसे भी युवा हैं जो ये कहते हैं कि मैं ये सब कुछ दिखावा करती हूँ, मैं लोगों की सहानुभूति पाने के लिए करती हूँ, या लोगों को अट्रैक्शन पाने के लिए करती हूँ। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि भाई मैं किस प्रकार से लोगों को आकर्षण कर रही हूँ, और किस प्रकार का आकर्षण है कि अब मैं साड़ी लपेट के किसी के सामने अपना आकर्षण पैदा करूँगी। और ये देखिए ना कि अगर आप मर्द हैं, अगर आपको आकर्षण पाना है तो आप भी 6 मीटर लंबी साड़ी पहनिए और दुपट्टा ओढ़िए, सूट पहनिए, और जाके आकर्षण पा लीजिए। अगर इस चीज़ से आकर्षण पाया जाता है तो क्यों नहीं पा लेते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लोगों को ये धारणा बैठ गई है। उन्होंने अब मैंने उन लोगों जो लोग मुझसे बात करते हैं, वो कहते हैं मतलब जो मुझसे जलन रखते हैं, या फिर उन्होंने 2-3 लोगों ने, मेरे स्कूल के वर्ग के लोगों ने भी मुझसे बात करने की कोशिश की थी, और कुछ लोगों ने जो युवा हैं उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की थी। तो वो ये भी कहते हैं कि मैं प्रकृति के विरुद्ध जा रही हूँ। मैं प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा रही हूँ, मैं प्रकृति के साथ जा रही हूँ, क्योंकि प्रकृति खुद नारी है, प्रकृति खुद नारी है, तो मैं प्रकृति के विरुद्ध कैसे जा रही हूँ। मैं तो प्रकृति में शामिल होती जा रही हूँ, वो नारी है, मैं उसमें शामिल होती हूँ। देयर इज़ ओनली वन पुरुष, दैट इज़ कृष्णा। तो बाकी प्रकृति तो वैसे ही नारी है, तो मैं प्रकृति के विरुद्ध कहीं भी नहीं हूँ, मैं प्रकृति के साथ हूँ, और प्रकृति के साथ ही जा रही हूँ। और प्रकृति ने ही मुझे ये बनाया है जो मैं हूँ आपके समक्ष। मैं किसी प्रकार की सांत्वना पाने के लिए ये सब कुछ नहीं कर रही हूँ जो लोग ये कहते हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये प्रकृति के विरुद्ध जा रही है, और ये सहानुभूति पाने के लिए, अट्रैक्शन पाने के लिए कर रही है। तो ये सारी बातें ही बहुत ही अजीब थी, क्योंकि अब मैंने उन लोगों को, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना, वो मत समझिए। मैं उन लोगों को समझाना छोड़ दिया। मैं तो किन्नर समुदाय या फिर ट्रांसजेंडर जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रहते हैं, जो ट्रांस मैन है, ट्रांस वुमन है, उनको भी यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को आपका सत्य समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए उनको। अगर जिनको आपका सत्य समझना होगा वो समझ लेंगे, क्योंकि ट्रुथ डज नॉट हैज़ टू बी प्रूव, ट्रुथ हैज़ पावर टू रिवील इटसेल्फ। परमात्मा हमें ये लाइन सिखाते हैं कि सत्य को हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सत्य स्वयं इतना ताकतवर है कि वह खुद बाहर आ जाता है। तो वही हूँ मैं सत्य हूँ, और मुझे किसी को अपने आप को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने आप बाहर आ रही हूँ क्योंकि मैं सत्य हूँ। तो उसके बाद की अब मैं थोड़ा सा ध्यान आपका युवा पीढ़ी पे ले जाना चाहूँगी।
कि युवा पीढ़ी जो है वो किस तरह का दृष्टिकोण रखती है ट्रांसजेंडर के प्रति, किन्नर समुदाय के प्रति और तमाम ऐसे लोगों के प्रति, या मैं पूरे LGBT की बात करती हूँ कि उनके प्रति कैसा हिस्सा रखती है। वह ये कहते हैं कि एक ट्रांसजेंडर पे जब भी कोई जाएगा, एक तो पहली बात तो ये है कि ट्रांसजेंडर ही होता है। चाहे वह ट्रांसजेंडर, अगर उसने अपनी पहचान स्वीकार कर ली तो वह ट्रांसजेंडर ही है। अगर आपने अपनी मर्जी से उसकी पहचान बता रहे हैं तो वो आपकी गलत वेदना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ट्रांसजेंडर अपनी मजबूरी के कारण बाहर नहीं आ पाते हैं और वो पूरी ज़िंदगी पुरुष रूप में गुजार देते हैं। कुछ लोग पूरी ज़िंदगी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में पुरुष रूप में गुजार देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि किन्नर समुदाय से जुड़ जाते हैं। तो और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुरुष से स्त्री बन जाते हैं, स्त्री से पुरुष बन जाते हैं, जो कि मैं भी चाहती हूँ। और तो आप ये देखिए, चाहे वो कोई भी हो, अगर उसने अपने आप में ये स्वीकार कर लिया है, अपने मुख से कह दिया है कि वह ट्रांसजेंडर है, तो वह ट्रांसजेंडर है। चाहे अब वह पुरुष रूप में रह रहा हो, चाहे स्त्री रूप में रह रहा हो, या किसी भी रूप में रह रहा हो, उसने ये कह दिया कि वह ट्रांसजेंडर है तो वह ट्रांसजेंडर ही कहलाएगा। आप अपनी तरफ से उस पर अपनी पहचान नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हर इंसान को अपनी पहचान रखने का खुद का अधिकार है, और ये खुद का अधिकार उनका स्वयं का है। अगर अब वो कहीं भी रहे तो भी वह ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर ही कहलाएगा, चाहे वह मुख्य धारा समाज में रहे, चाहे किन्नर समुदाय में रहे। क्योंकि देखिए, अब मैं बात करना चाहूँगी थोड़ी अलग बात के ऊपर रखूँगी मैं अपनी युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण पे, कि युवा पीढ़ी का दृष्टिकोण क्या है। युवा पीढ़ी का देखिए ये दृष्टिकोण है कि वे ट्रांसजेंडर की परिभाषा समझते तो है नहीं, किन्नर की परिभाषा क्या है वह जानते हैं नहीं, लेकिन वह एक इंसान की परिभाषा अब जल्दी से व्यक्त कर देते हैं अपने शब्दों में भी नहीं, अपशब्दों में उसकी पहचान साबित कर देते हैं कि वह मीठा है, वह गुड़ है, वह मामू है, वह छक्का है। और ये पहचान जो है स्कूल से उनको दी जाती है। और ऐसे में क्या होता है, जब जो किन्नर समुदाय है, वो जो किन्नर समुदाय के हिस्सा बन चुके हैं, वह लोग बचपन में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्योंकि हर कोई, ना तो मैं कहना चाहूँगी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी नहीं हो सकता, या हर कोई मानवी बंदोपाध्याय नहीं हो सकता, या फिर हर कोई वह लोग नहीं हो सकते हैं जो इतने दिन 4 जून से हमारे समक्ष आ रहे हैं, चाहे कंचन जी हो, सिमरन जी हो, चाहे कुछ भी हो। तो हर कोई जो होता है उसमें इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो सहन कर सके समाज के ताने। क्योंकि मैं एक ट्रांसजेंडर के इंटरव्यू में भी मैंने देखा था कि उन्होंने कहा कि आपने शिक्षा की है क्या, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमने शिक्षा नहीं की, क्योंकि स्कूल कॉलेज में लोग मजाक उड़ाते हैं, इसलिए हमने शिक्षा छोड़ दी। क्योंकि युवा पीढ़ी का दृष्टिकोण बन गया है उनका मजाक उड़ाना, तो वह शिक्षा छोड़ देते हैं। तो ये बहुत गलत है कि आपके कारण किसी की शिक्षा छूट जाती है, कोई पढ़ने से वंचित रह जाता है। क्योंकि हर कोई तो, मैं कह रही हूँ जैसे मानवीय बंदोपाध्याय या लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी या रुद्रांशी भी नहीं हो सकता है, और वह शिक्षा वहीं छोड़ देते हैं और जाके उनके परिवार के लोग, मैं कहना चाहूँगी मेरा परिवार थोड़ा समझने में कि मतलब वो मुझे यहाँ से तो नहीं भेजना चाहता, ये बात तो मैं समझ गई कि, लेकिन कुछ परिवार तो जानबूझ के उसको उनको निकाल देता है अपने घर से, और कहता है कि जाके तुम्हारा काम यही है कि तुम जाके नाचो और ट्रेनों पे नेक मांगो। तब वहाँ से उनका एक नया सफ़र शुरू होता है और वो किन्नर समुदाय में जुड़ जाते हैं। कास्ट्रेशन प्रोसेस होता है, हार्मोनल प्रोसेस होता है, उसके बाद वह किन्नर समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं। और वहाँ पे एक अलग जंग उनको लड़नी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे देखिए ना, कुछ कहानियाँ तो कलमों से लिखी जाती है और कुछ कहानियाँ दर्दों से लिखी जाती है। तो वही बात हो गई, ट्रांसजेंडर की कहानियाँ तो दर्दों से लिखी जा रही है। यहाँ पे रहे तो भी समस्या है, वहाँ रहे तो भी समस्या है। तो दर्द तो हर जगह है। और ये देखिए, अभी जैसे मेरी ज़िंदगी चल रही है, वो मेरी ज़िंदगी जैसे चल रही है, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ट्रांस वुमेन रहती है या ट्रांस मैन रहते हैं और अपनी शिक्षा लेते हैं और कॉलेज में अपनी पहचान से रूबरू होकर शिक्षा लो, ये आपको वहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैं आशा करती हूँ वहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि यूजीसी की तरफ से बहुत सारी ऐसी धारणाएँ बनी हुई है कि वहाँ आपका कोई भास नहीं उड़ा सकता है। तो आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रहो और अपनी पढ़ाई शुरू करो।
और अपनी पढ़ाई को शुरू करते रहो और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ वहाँ देखा जाएगा आपके लिए। मैं तो चाहती हूँ और विकास होना चाहिए कॉलेजों में, सिर्फ एडमिशन फ़ीस ही माफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एडमिशन फ़ीस तो वैसे भी सरकारी कॉलेज की कोई बहुत ही कम होती है। मैं चाहती हूँ चाहे उनकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस हो, चाहे उनके बुक का हो, उनका खर्चा हो, वह अगर कोई मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रह रहा है वो कैसे भी करके, चाहे उनके घर वाले उनको भेज रहे हैं, चाहे समाज से छुपा के ही भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ अपनी असली पहचान के साथ भेज रहे हैं, तो वहाँ उनको कॉलेज का भी पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको बुक्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, हर एक चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि वो अपना उनको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े और उनकी शिक्षा इस सुचारू रूप से चलती रहे। तो आप ये देखिए युवा पीढ़ी का दृष्टिकोण क्या रह गया है। मैं पूर्ण अच्छे से बात करना चाहूँगी। युवा पीढ़ी का ये दृष्टिकोण हो गया, एक तो अपशब्दों से वह उन्हें बुलाते हैं, अलग अलग नामों से उन्हें बुलाते हैं, अलग अलग संज्ञाएं उन्हें दे दी जाती है। अब अपनी पहचान अपनी तरफ से वो अपनी पहचान खुद रख देते हैं कि वह क्या है, वह क्या नहीं है। अब देखिए लोग बाग क्या करते हैं, जब किन्नर समुदाय भी, या तो किन्नर समुदाय का हिस्सा है तो भी उन्हें छेड़ देते हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रह रहा है तो भी उन्हें छेड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उनको बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आप अगर एक इंसान की पहचान अपने मन से साबित कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और क्यों उनको अपने अपने द्वारा दिए गए नाम, हम तो किसी को नहीं कह रहे कि तुम स्त्री हो या पुरुष हो, तो आप अगर कोई किन्नर है तो उसे किन्नर या हिजड़ा कह के कैसे बुला सकते हो, आप नहीं बुला सकते हैं। ये बहुत ही गलत बात है कि युवा पीढ़ी इस तरह का व्यवहार करती है उनसे, किसी भी मतलब बातें तो बड़ी बड़ी करती है युवा पीढ़ी, कहते हैं युवा पीढ़ी देश का भविष्य है। खासतौर से मैं पुरुष वर्ग के लिए कहना चाहूँगी, जो युवा जो पुरुष वर्ग में युवा है, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि हम देश का भविष्य हैं, हम ये। कुछ युवा ऐसे भी हैं जो राजनीतिक पार्टी में आना चाहते हैं। आप ऐसे राजनीतिक पार्टी में आएंगे जहाँ आपको समानता का अर्थ नहीं पता है, आप समानता नहीं जानते कि समानता होती क्या है। आप जैसे लोग अगर नेता बनेंगे तो वो क्या किसी का हित सोचेंगे? आपको हित सोचना है, समाज का भविष्य है आप देश के, तो आपको इस चीज़ पे पहल करनी है कि हमें आगे आना है, तो हमें उन लोगों का भी सोचना है जो इस समुदाय का हिस्सा भले हैं चाहे नहीं। आप उनका मजाक उड़ाना बंद कीजिए, पहले तो उनको नाम देना है बंद कीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है उनका नाम देने का। उसके बाद देखिए एक मत ये रह जाता है युवा पीढ़ी का कि वह सोचते हैं किन्नर समुदाय है, अगर ट्रांस वुमेन हूँ मैं तो ट्रांस वुमेन की बात करूँगी, तो वह ये सोचते हैं कि ये तो पुरुषों की तरफ आकर्षित है, तो शायद इनको पुरुषों से कुछ चाहिए। तो ये बहुत ही गलत भावना है। एक स्त्री के सामने आपकी जाने की हिम्मत नहीं हो सकती है कि तो आप एक स्त्री के सामने आप जाके बात नहीं रख सकते हो, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं एक ट्रांसजेंडर को सिर्फ वो पुरुष वर्ग से कुछ चाहती है इसलिए वो ट्रांसजेंडर। रुचि किसी में भी होती है, कि स्त्री की भी रुचि होती है, पुरुष की भी रुचि, तो उसी तरह उनकी पुरुषों में रुचि होती है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जाके सीधे उनसे कुछ उनको अपने शोषण का शिकार बना लीजिए। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई बार मैं रास्ते में जाती हूँ और मुझे कहा जाता है कि हम आपको इतना रुपए देंगे, आप हमारे साथ चल रही हैं क्या। मैं हक्की बक्की रह जाती हूँ, क्योंकि मैं वैसे तो सामान्य तौर से खुद के वाहन से ही जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ। तो कई बार ऐसे कैसे कह सकता है कि कोई कई बार रुकना हो जाता है, तो क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी हूँ और मैं ऐसे बिल्कुल कृत्य नहीं करती हूँ। तो लोग भाग मुझे ये प्लीज़ आप नहीं कीजिए। और इसके अलावा भी ट्रांसजेंडर्स, मैं कहना चाहूँगी एक चीज़ ये होनी चाहिए, मैं 1 मिनट अपनी बात रख के अपनी कविता शुरू करूँगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो स्कूल कॉलेज में ये होना चाहिए कि अगर कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति है, अगर आप कोई भी और दूसरा व्यक्ति और दूसरा युवा उनका मजाक उड़ा रहा है कुछ है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप ऐसे स्कूल कॉलेज में ऐसा वातावरण पैदा कर दीजिए कि ऐसे लोग बेझक होके स्कूल कॉलेज में जा सके और उनका किसी भी प्रकार से उपहास ना उड़ाया जा सके। और उनकी जो और कुछ क्षेत्रों में मैं ये भी चाहती हूँ कि हर क्षेत्र में कम से कम इतनी तो हॉस्पिटलों में सुविधा हो सरकार द्वारा कि वो थोड़ा चेंजेस लाने के लिए, मतलब सब वो ट्रांसवुमेन जो होती है, ट्रांसमैन जो होते हैं, वो हार्मोनल चेंज चाहते हैं, तो वो बहुत महंगा होता है। तो कम से कम थोड़ी छूट तो उन्हें मिले। आप पूरी सर्जरी को छूट मत दीजिए, धीरे धीरे स्तर बढ़ता है, तो कम से कम हार्मोनल्स और जो ये जो
जो फेस पे हेयर वगैरह होते हैं इनके लिए लेज़र ट्रीटमेंट की फ्री सुविधा तो होनी चाहिए, कि इससे ज़्यादा मांग नहीं की जा सकती है। तो कि कोई भी ट्रांसजेंडर जो है वो कम से कम इतना तो अपने लिए खुद के लिए कर सके। और आप देखिए संघर्षों का सामना हर वक्त करना पड़ता है। अभी जिस नाम दे दिया कहीं कुछ और ही, और हम उस नाम से उसको नाम को भी चेंज कराने में बहुत तकलीफ़ आती है, क्योंकि अब मेरा जैसे नाम रह गया है रुद्रांश सिंह राठौड़ दस्तावेज़ों में, और अब मुझे रुद्रांशी नाम चाहिए। तो रुद्रांशी नाम चाहिए तो मुझे पता है कि मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे और बहुत कुछ सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं इस रूप में भी नहीं हूँ कि मैं अकेली जाके सब कुछ कर सकूँ। मैं अकेली बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं हर चीज़ अकेली ही करती हूँ। मैं किसी को नहीं कहती हूँ कि आप आके मेरी मदद करो। मैं हर कार्य अकेली करती हूँ चाहे, तो वह भी मैं करा लूँगी धीरे धीरे जब तक मैं अपने लक्ष्य को पाती हूँ। मैं एक लेक्चरर बनती हूँ या कुछ ऐसा मुकाम हासिल कर लेती हूँ तो मैं हर चीज़ कर लूँगी। वो भी चाहती हूँ मैं अपनी सर्जरी कराने में भी सफल रहूँगी। और आप ये देखिए कि तो थोड़ी बहुत हेल्प, और सिर्फ थोड़ी बहुत हेल्प हर संख्या हर लोगों को हर में, सिर्फ मैं युवा पीढ़ी के लिए नहीं कहूँगी या फिर शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं कहूँगी, ट्रांसजेंडर समुदाय जो किन्नर समुदाय के लोग हैं उनसे भी ये दरख्वास्त करूँगी, अगर कोई मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रह रहा है और मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रह के पढ़ना चाह रहा है और उसके परिवार वाले भी उसे रख रहे हैं, तो आप उसे वहाँ रह के ही अपना योगदान प्रदान कीजिए। आप उनके लिए एक भूमिका निभा सकती हैं कि आप वहाँ पे उनकी रक्षक बन के खड़ी रहें। आप किन्नर समुदाय उनका पूरा रक्षण बन के खड़ा रहे कि ये हमारा जो भी है ये हमारा उनके ही परिवार का हिस्सा है। हम भी ट्रांस वुमेन हो चाहे ट्रांस मैन हो, तो वह उनकी ढाल बन के खड़ा रहे कि अगर ये पढ़ना चाहती है और समाज में रह के पढ़ना चाहती है तो उस समाज से लड़ने में वो आगे रहे और उसको उसी समाज में रह के पढ़ने में मदद करें, जब तक कि उसका परिवार उसके साथ है। अगर उसका परिवार साथ नहीं है तब आप उसे अपने क्षेत्र में ले जा सकती है, लेकिन वहाँ भी आप उसकी पढ़ाई मत छुड़वाइए, उसकी पढ़ाई करवाते रहिए। उसकी पढ़ाई आप करवाते रहेंगे तो उसको भी लगेगा कि मेरा समुदाय मेरे साथ है। क्योंकि पुराने जो ट्रांसजेंडर हैं अब वो ये कर सकते हैं आने वाले ट्रांसजेंडर पीढ़ी के लिए कि उनको शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे लाएं, और अगर वो धीरे धीरे उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाएंगे तो हम कल को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हर किन्नर समुदाय उसके अंदर मुकाम हासिल कर सकता है। एक जो बात कही थी मैंने कि सिर्फ मतलब थोड़ा थोड़ा योगदान हर किसी को देना। आप कहीं भी ऐसा ट्रांसजेंडर मैन वगैरह कुछ भी पाते हैं तो उनकी सहायता कीजिए जहाँ तक हो सकता है अपनी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र में आप पा रहे हैं कि इस बच्चे में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है तो उससे अपनी बात रखने की कोशिश कीजिए, उसे बताने की कोशिश कीजिए कि हमारे से आपको कोई सहयोग चाहिए तो मैं आपको सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। उनकी मदद करने की कोशिश करते रहिए, वह अपने आप आगे बढ़ जाएंगी। हल्की सी मदद चाहिए समाज की, अगर परिवार की मदद नहीं होगी तो अगर समाज की मदद होगी तो भी हम आगे बढ़ जाएंगे। और समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको। और देखिए ये समाज में जब तक हम जो पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे तब तक उनका विकास होना थोड़ा असंभव सा लगता है। तो हर लोगों को अभी मैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी में हूँ, लेकिन कल को कुछ भी परिस्थिति हो सकती है क्योंकि मैं भविष्य नहीं रच सकती हूँ अपना। भविष्य में अपना ये रच सकती हूँ कि मैं परिस्थितियाँ नहीं बदल सकती, भविष्य रच सकती हूँ ये कहूँगी। क्योंकि भविष्य मैं चाहती हूँ जो मुकाम हासिल करना, चाहे वो मेरा प्रोफेसर बनने का मुकाम हो, चाहे मिस ट्रांस क्वीन इंडिया बनने का ख्वाब है जो मेरा, या फिर मेरा जो ये ख्वाब है कि मैं आगे आऊँ और ट्रांसजेंडरों के लिए और ट्रांस वुमेन के लिए, किन्नर समुदाय के लिए अपनी तरफ से आगे जाके मैं कुछ ना कुछ बात रख सकूँ। तो मैं आगे जाके ये बात करूँगी। धन्यवाद। आपने कहा कि मन भी बहुत सुंदर है, तो मैं इस पे भी एक बात कहना चाहूँगी कि मन हमेशा जो है हमेशा सुंदर ही रहता है। एक उम्र के बाद चेहरा भी ढल जाता है और बॉडी भी ढल जाती है। जिस बॉडी और देह की बात कर रहे हैं, ये इन लोग जो बॉडी और देह की बात करते हैं उनके लिए कहना चाहूँगी वो तो ढल जाता है, मन तो हमेशा सुंदर है और सुंदर ही रहेगा। और मन और आपकी आत्मा और सोल जो है जाके मिलेगी परमात्मा से। तो ये बात मैं रखना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि हर
इंसान को आगे आना चाहिए। इस क्षेत्र के लोग में जो भी हैं, पढ़ रहे हैं तो उनका योगदान दीजिए, कोई कुछ भी कर रहा है तो उनका योगदान दीजिए। 1 मिनट में एक प्रश्न का जवाब देना चाहूँगी। एक सवाल पूछ रहा है, मेरी दीदी कहती है कि किन्नर समुदाय के लोग किन्नर व्यक्ति को ले जाते, कृपया इस बारे में अपनी राय तजुर्ब रखिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि किन्नर समुदाय के लोग, किन्नर अगर कोई पाया जाता है तो उसे ले जाते हैं। मैं मुख्य धारा समाज में रह रही हूँ, अभी तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, या तो इसलिए नहीं हुआ है कि लोग भाग जो मेरे आसपास हैं उनको मेरी सच्चाई का पुख्ता सबूत नहीं है। वो ये जानते तो हैं कि मेरे पर ये कमी है, क्योंकि कई बार वो मुझे बाहर देख लेते हैं इस रूप में, तो मैं नहीं जानती। परंतु मेरे साथ ऐसा भी हुआ था, एक बार मैं अपनी गाड़ी पे जा रही थी और ऑटो में बैठ के किन्नर समुदाय के लोग जा रहे थे और उन्होंने मुझे पलट के देखा भी था, पर वो मुझे देख के रुके थोड़ा सा, लेकिन वो चले गए। मैं नहीं जानती वो क्या तो मुझे देख के समझ नहीं पाए या क्या, लेकिन मेरे साथ अभी तक तो ये घटना नहीं हुई, कह नहीं सकती हूँ। और अभी देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि है ना मुख्य धारा में रहते हैं और उसके बाद जब उनको घर से जाना पड़ जाता है किसी कारणवश, तो वो किन्नर समुदाय में ना जुड़ के अपने अलग ही जाके नहीं भीख मांगते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपको अपना घर कभी भी छोड़ना पड़ता है तो आप जाके किन्नर समुदाय से जुड़िए, अलग से मत जुड़िए, नहीं तो आपके लिए समस्या भी उत्पन्न हो जाती है कई बार। हाँ, मैं अब अपनी थोड़ी कविता को रखना चाहूँगी, जो कविता जिसने मुझे नेशनल लेवल पे भी द्वितीय पुरस्कार दिलाया था, जब मैं जब मैंने बूंदी में जाके ये प्रतियोगिता थी हमारी, तब उस समय मैंने ये कविता रखी थी और मैंने उस कविता से द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। तो मैं वो कविता रखना चाहूँगी, मेरे द्वारा लिखी गई, जो बहुत से लोगों ने सराहा। तो उस कविता का शीर्षक है उसकी रूह जनानी थी। तो मैं शुरू करती हूँ। परिंदों की तरह स्वप्न उसके भी थे, परिंदों की तरह स्वप्न उसके भी थे, पंख फैलाकर जमी से उठकर क्षितिज को छूना चाहती थी, वह भी उड़ना चाहती थी। वह क्षितिज को छूना चाहती थी, वह भी उड़ना चाहती थी, पर वह उड़ ना सकी, क्षितिज को छू ना सकी। पर वह उड़ ना सकी, क्षितिज को छू ना सकी। पूछते हो क्यों? अब पूछते हो क्यों? क्योंकि समाज की नज़रों में उसमें एक खामी बाकी थी, क्योंकि समाज की नज़रों में उसमें एक खामी बाकी थी। ना वो गूंगी थी, ना बहरी थी, ना लंगड़ी थी, ना लूली थी। ना वो गूंगी थी, ना बहरी थी, ना वो लंगड़ी थी, ना लूली थी। बस उसकी रूह जनानी थी, जो उसके जिस्म से मेल नहीं खाती थी। हाँ, उसकी रूह जनानी।